गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। भैया, हमने लास्ट क्लास में WBC के बारे में पढ़ा था। WBC हमारी कंप्लीट हो गई थी। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भैया ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अर्थात रक्त बिंबाणु के बारे में। दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से पहला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, वो बनता है कि भैया प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों थ्रोम्बोसाइट। बात क्लियर है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको आरबीसी पढ़ाई थी, आरबीसी में पढ़ाया था कि आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है साथियों थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है साथियों? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स। साथियों, थ्रोम्बो का मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमा दे, जो रक्त का थक्का जमा दे, और साइट का मतलब होता है साथियों कोशिका। यानी कि वह कोशिका जो साथियों रक्त का थक्का जमा दे, वह कोशिका कौन सी होगी? वह कोशिका होगी साथियों प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु। मैंने क्या कहा, एक बार और सुनिए। मैंने आपसे कहा भैया कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो भैया राइट आंसर था थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बो का मतलब होता है साथियों जो रक्त का थक्का जमा दे, और साइट का मतलब होता है कोशिका। अर्थात वह कोशिका जो रक्त का थक्का जमा दे, वह कोशिका कौन सी होगी साथियों? वो होगी भैया बिंबाणु, या फिर आप कह सकते हो प्लेटलेट्स। बात क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं भैया कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है। निर्माण की बात करते हैं साथियों। निर्माण तो भैया मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भैया हमारे ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है साथियों बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में। देखिए भैया, ये आपकी हड्डी है, ये क्या है? आपकी हड्डी है। हड्डी के बीच में साथियों एक खोखला पार्ट होता है। हड्डी के बीच में एक खोखला पार्ट होता है, और इसमें साथियों द्रव भरा हुआ रहता है, और इस द्रव को कहा जाता है बोन मेरो। क्या कहा जाता है साथियों? बोन मेरो कहा जाता है, अर्थात अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा कहा जाता है। साथियों, ये जो अस्थि मज्जा होता है ये भैया दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, और एक होता है साथियों पीली अस्थि मज्जा। साथियों, जो लाल अस्थि मज्जा है ये भैया एक तरफ होता है, और पीली अस्थि मज्जा दूसरी तरफ होता है। लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है, और पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भैया प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो हम ये बताओ, हम ये नहीं कह सकते कि भैया बिंबाणु का जो निर्माण होता है साथियों वो होता है भैया किससे? पीली अस्थि मज्जा से। पीली अस्थि मज्जा से। मैंने क्या कहा साथियों कि भैया जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स का निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा से।
आपकी हड्डियों के बीच में एक खोखला पार्ट होता है, उसमें जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है साथियों बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और एक होता है पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में साथियों आरबीसी का निर्माण होता है और पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं साथियों कि भैया प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। देखिए भैया प्लेटलेट्स की संख्या, तो भैया प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है साथियों 4.5 से लेकर के 5.5 लाख प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में साथियों 4.5 से लेकर के 5.5 लाख दोस्तों इसकी संख्या होती है, किसकी? प्लेटलेट्स की। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं साथियों इसके जीवन काल की। एक बात को और ध्यान रखना साथियों, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है ये साथियों मेल और फीमेल दोनों में समान होती है। आरबीसी की संख्या होती है साथियों वो भैया महिला और पुरुष में अलग अलग होती है। साथियों प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है भैया 10 से 12 दिन। कितना होता है भैया? 10 से 12 दिन होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं साथियों कि 10 से 12 दिन के बाद में भैया प्लेटलेट्स मर जाती है, तो इसकी डेथ कहाँ पर होती है? तो भैया इसकी डेथ होती है आपके ब्लड में, आपके ब्लड में। और साथियों ब्लड के अलावा इसकी मृत्यु होती है पलिहा में। कहाँ पे होती है? पलिहा में होती है। लेकिन ध्यान रखना है पलिहा में कम होती है और ब्लड में अधिक होती है। ये बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं साथियों इसके कार्य की कि भैया इसका कार्य क्या है। तो साथियों इसका मुख्य कार्य है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। कहने का मतलब रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्या आप ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई है तो ये बताओ और नहीं आई है तो ये बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। साथियों सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया जो विम्बाणु है जो प्लेटलेट्स है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भैया इसका वैज्ञानिक नाम था थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब है जो रक्त का थक्का जमा दे और साइट का मतलब है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो रक्त का थक्का जमा दे वह कोशिका कौन सी होगी साथियों? वह कोशिका होगी प्लेटलेट्स विम्बाणु। अगली बात मैंने की थी साथियों कि जो विम्बाणु है इस विम्बाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? इस प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भैया इसका निर्माण पीली अस्थि मज्जा में होता है। साथियों जो बड़ी बड़ी अस्थि होती है उसमें क्या है, एक खोखला पार्ट होता है, उस खोखला पार्ट में एक द्रव भरा रहता है, उसे बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा कहा जाता है। यह अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है। बात क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं फाइनली कि भैया प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो भैया पीली अस्थि मज्जा में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भैया प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कितनी है। तो भैया 4.5 से लेकर के 5.5 यानी कि 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में जो प्लेटलेट्स है इसकी संख्या होती है 4.5 से 5.5। बात कंप्लीट है। आगे देखिए दोस्तों इसका जीवन काल कितना होता है। तो भैया इसका जीवन काल होता है 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर होती है? तो साथियों ब्लड में होती है और पलिहा में होती है, लेकिन पलिहा में कम होती है, ब्लड में अधिक होती है। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो भैया इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होती है। अब दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया किस तरीके से हमारे रक्त का थक्का जमता है। आगे चलते हैं साथियों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों आपको
अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। साथियों, अभी अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि भैया जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, अर्थात रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन साथियों? प्लेटलेट्स। देखिए भैया आगे क्या कहानी है इसकी। प्लेटलेट्स का कार्य क्या करता है साथियों प्लेटलेट्स? तो भैया मैंने कहा कि भैया ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बात सही है। अब आप ये बताओ कि कौन कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। साथियों, आपने प्लाज्मा पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। इसके अलावा साथियों एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। भैया इन 6 प्रोटीन में से ये जो 4 प्रोटीन है ये साथियों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इनके अलावा साथियों जो विटामिन के होता है, ये विटामिन के भी साथियों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा साथियों कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। दोस्तों ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये हमें जन्म के साथ मिलते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर है? तो भैया एक है फैक्टर 7 और एक है साथियों फैक्टर 9। ये देखिए भैया, ये इतनी सारी चीज आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। साथियों जब आपको चोट लगती है तो भैया थोड़ी देर तो आपका ब्लड बहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो दोस्तों अपने आप बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि साथियों ये सभी उस ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है, उस ब्लड को जमने में सहायता करती है, यानी कि उसको बहने से रोकती है। कौन कौन है एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मुख्य पार्ट कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? वो भैया प्लेटलेट्स। बात कंप्लीट है। बात करें प्लाज्मा की, तो साथियों प्लाज्मा में ये 6 प्रोटीन पाई जाती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। दोस्तों ये जो 4 प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ये भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा साथियों जो विटामिन के होता है, ये विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। दोस्तों 2 फैक्टर है, एक फैक्टर 7 है और एक फैक्टर 9 है। ये साथियों ये फैक्टर हमें जन्म के साथ मिलते हैं। इन्हें साथियों क्लॉटिंग फैक्टर या फिर दोस्तों रक्त का थक्का जमाने वाले कारक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बात करते हैं साथियों कि भैया ऐसी क्या प्रोसेस होती है हमारे ब्लड में जो साथियों रक्त का थक्का जम जाता है, उस प्रोसेस के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं।
साथियों अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का जमता है। देखिए भैया, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये क्या है आपका हाथ, ये अंगुली है और ये आपका अंगूठा है। समझना है आपको कि किस तरीके से आपके रक्त का थक्का जमता है। ये वह स्थान है जहां पर आपको चोट लगी। दोस्तों इस स्थान पर आपको चोट लगी तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ की जो कोशिका है उस कोशिकाओं की डेथ हो जाएगी। उस कोशिकाओं की क्या हो जाएगी साथियों, डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर जो मसल्स है, जो मांसपेशी है, वो साथियों डैमेज हो जाएगी। बात आपको समझ में आई। और दोस्तों मांसपेशियों के नीचे आपकी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिका, या फिर मैं कह सकता हूं आपकी नस होती है, जिनमें दोस्तों आपका खून बहता रहता है। जैसे ही साथियों इस ब्लड वेसल्स पर कट लगेगा तो भैया यहां से आपका खून आपके शरीर से बाहर आएगा। बात आपको समझ में आ गई। साथियों मैंने आपसे कहा था कि भैया जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा की 4 ऐसी प्रोटीन है जो साथियों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। कौन कौन सी? एक है साथियों थ्रोम्बिन, एक है साथियों प्रोथ्रोम्बिन, तीसरी है साथियों फाइब्रिन, और चौथी है साथियों फाइब्रिनोजन। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए साथियों होता क्या है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है साथियों, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है साथियों, ये भैया नॉन एक्टिव होती है। नॉन एक्टिव होती है। तो भैया नॉन एक्टिव है, कहने का मतलब ये भैया कार्य नहीं कर रही है। तो दोस्तों इसे कार्य कराने के लिए इसे एक्टिव अवस्था में लाना पड़ेगा। देखिए भैया आपका जो ब्लड है दोस्तों, इस ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? कैल्शियम पाया जाता है। बात क्लियर है? दोस्तों मरी हुई कोशिकाओं से दोस्तों एक रसायन निकलता है, उस रसायन का नाम है साथियों थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैंने क्या कहा, आपके ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है और साथियों मरी हुई कोशिकाओं से एक रसायन निकलता है, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने ये कहा कि आपको यहाँ पर चोट लगी तो यहाँ की कोशिकाओं की मृत्यु हुई, वहाँ की जो मांसपेशियाँ है वो साथियों डैमेज हुआ, और उसके नीचे जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जो आपकी रुधिर वाहिका है, जो आपकी नस है, उसमें दोस्तों आपका खून बहता रहता है। तो भैया उन पर कट लगने से आपके शरीर से ब्लड बाहर आया, तो ब्लड तो बाहर आ गया। बात क्लियर है? मैंने आपको यह बताया था कि भैया प्लाज्मा में 4 प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। हमें साथियों जो ब्लड बह रहा है उसको जमाना, उसको रोकना है। मैंने ये कहा कि जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है साथियों, ये नॉन एक्टिव है, अभी ये कार्य नहीं करेगी। इसे कार्य कराने के लिए साथियों इसे एक्टिव अवस्था में लाना होगा। फिर मैंने आपको यह बताया कि आपके ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है और मरी हुई कोशिकाओं से एक रसायन बाहर निकलता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। तो अब देखिए ये कैल्शियम भैया और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेंगे साथियों, इस प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इसको दोस्तों एक्टिव करेंगे। एक्टिव करके ये बन जाएगी साथियों थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन अवस्था में आ जाएगी। और साथियों ये एक्टिव अवस्था है किसकी? इस प्रोथ्रोम्बिन की। इसको एक्टिव किसने किया? तो भैया कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इन्होंने साथियों इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये आपकी पहली प्रक्रिया है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा कि प्रोथ्रोम्बिन भैया
नॉन एक्टिव है, यानी कि अभी ये कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन आया तो ये नॉन एक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर दी, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दी। बात क्लियर है। कैल्शियम कहाँ से आया तो भैया आपके ब्लड में कैल्शियम होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आया तो भैया मरी हुई कोशिकाओं से, और जो आपकी मसल्स डैमेज हुई है यहाँ से साथियों एक रसायन निकलता है और उस रसायन को कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बात क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब दोस्तों थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन क्या करता है साथियों, जो हिपेरिन होता है, मैंने पढ़ाया था आपको हिपेरिन, जब साथियों मैंने WBC के प्रकार के कार्य पढ़ाया था उस समय बताया था कि हिपेरिन का कार्य, हिपेरिन का निर्माण बेसोफिल्स और दोस्तों लीवर करता है। और इसका कार्य क्या है तो भैया आपके शरीर में, आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी जो नस है उस ब्लड वेसल्स में ये रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। अरे तो भैया हमें तो ब्लड का क्लोटिंग करवाना है, हमें तो भैया रक्त को जमाना है, क्योंकि हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। अगर लगातार जाता रहेगा तो हमारे शरीर में खून की कमी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है साथियों, हमें ब्लड को जमाना है। तो भैया ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा। इसे क्या कर देगा साथियों, डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे साथियों क्या होगा, ये कार्य करना बंद कर देगा। पहला कार्य ये कंप्लीट हो गया। बात क्लियर है। अब साथियों देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है साथियों, ये एक बहुलक है, बहुलक के रूप में पॉलीमर है। और बहुलक क्या होता है साथियों, जब छोटी छोटी इकाइयाँ बहुत सारी जुड़ जाती है तो एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, और उस इकाई को कहा जाता है साथियों बहुलक। तो दोस्तों ये जो फाइब्रिनोजन है, ये साथियों छोटी छोटी जो फाइब्रिन प्रोटीन है, यानी कि जो एकलक इकाई है, इनसे मिलकर के बना होता है। कुछ समझ में आया आपको? एक मिनट में कैमरा को इधर कर देता हूं। हाँ दिख रहा है। मैंने क्या कहा साथियों, मैंने ये कहा कि फाइब्रिनोजन एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जब बहुत सारी छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ जाती है तो बहुलक का निर्माण करती है। यहाँ पर बहुलक के रूप में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और एकलक के रूप में यानी कि मोनोमर के रूप में क्या है साथियों, फाइब्रिन है। ये बात आपको समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब बहुत सारी फाइब्रिन इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो भैया किसका निर्माण करेगी, इस फाइब्रिनोजन का निर्माण करेगी। तो दोस्तों ये जो थ्रोम्बिन है, ये जो थ्रोम्बिन है, ये क्या करेगा साथियों, इस फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसके साथ जुड़ेगा, और भैया इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इस फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन कार्य करता है, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों थ्रोम्बिन और साथियों विटामिन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बात क्लियर है। मैंने आपको यह तो बता दिया कि जब बहुत सारी फाइब्रिन की एन इकाइयां आपस में जुड़ती है तो दोस्तों किसका निर्माण करती है, फाइब्रिनोजन का निर्माण करेगी। तो भैया थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन के साथ जुड़कर इसे तोड़ेगा, किसमें, फाइब्रिन में तोड़ेगा। बात क्लियर है। यह बात आपको समझ में आ गई। ये दोस्तों बहुलक है और ये भैया एकलक है, यानी कि मोनोमर है, ये पॉलीमर है। बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों एक फाइब्रिन क्या है, तो भैया ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन की संरचना है, और संरचना भी कैसी है, धागे नुमा है, यानी धागे के समान दोस्तों इसकी संरचना दिखाई देती है। मान लीजिए साथियों ये इस फाइब्रिन की क्या है, संरचना है। दोस्तों इसमें छोटे छोटे से इस तरीके से बहुत सारे धागे होते हैं, और इन धागों में ये क्या करती है साथियों, ये फाइब्रिन जो ब्लड के जो कंपाउंड होते हैं उनको साथियों कुछ इस तरीके से रोक लेती है। ये क्या है, ब्लड के कंपाउंड है। अगर दोस्तों इस फाइब्रिन प्रोटीन ने जो ब्लड के कंपाउंड है उनको साथियों रोक लिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया, बाहर जाने नहीं दिया, तो साथियों हमारा जो ब्लड है वो अपने आप बहने से रुक जाएगा। तो भैया ये प्रोसेस है आपकी पूरी, देख लो आप। कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में ये प्रक्रिया होती है और हमारा ब्लड का थक्का जम जाता है जब आपको चोट लगती है तब।
बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, थोड़ी कठिन है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको जरूर समझ में आ जाएगी। देखिए भैया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा कि भैया ये आपका हाथ है, हाथ के इस हिस्से पर आपको चोट लगी। चोट लगने पर दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ की जो कोशिका है उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ का जो मांस है दोस्तों वो डैमेज हो गया और मांस के नीचे आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो नस है, जो रुधिर वाहिका है जिसमें दोस्तों आपका ब्लड बहता रहता है, उस पर कट लगा और दोस्तों आपके शरीर से ब्लड बहना स्टार्ट हुआ, यानी कि आपके हाथ से ब्लड बहना स्टार्ट हुआ। अब साथियों ब्लड निकल रहा है। मैंने आपको यह बताया था कि प्लाज्मा में ये 4 प्रोटीन ऐसी है साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। बात क्लियर है साथियों? जो प्रोथ्रोम्बिन होती है ये भैया नॉन एक्टिव होती है, यानी कि अभी ये ऐसी अवस्था में है जो दोस्तों कार्य नहीं करती। तो भैया इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपके ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है और दोस्तों ये जो मरी हुई कोशिका है या फिर जो डैमेज जो मसल्स है, जो मांसपेशी है, उनसे एक रसायन निकलता है दोस्तों जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बात क्लियर है? क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। विष्णु आवाज कम कर। देखिए होता क्या है साथियों, जो प्रोथ्रोम्बिन है ये भैया नॉन एक्टिव अवस्था में है, यानी कि अभी कार्य नहीं करी। तो भैया कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में भैया ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी और थ्रोम्बिन अभी साथियों ये एक्टिव अवस्था में है। अब भैया थ्रोम्बिन कार्य करेगी। बात क्लियर है? थ्रोम्बिन क्या करेगी? तो सबसे पहले भैया जो हिपेरिन होता है, इस हिपेरिन का निर्माण साथियों बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी और लीवर करता है। इसका कार्य है आपका जो ब्लड वेसल्स है, आपकी जो रुधिर वाहिका है, आपकी जो नस है, उसमें दोस्तों रक्त को जमने से रोकता है। लेकिन भैया अपन को तो रक्त जो बह रहा है उसको जमाना है, आपको तो ब्लड क्लॉटिंग करनी है। तो भैया ये क्या करेगा? सबसे पहले ये थ्रोम्बिन इस हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे साथियों ये हमारी हेल्प कर सके, यानी कि हम रक्त का थक्का जमा रहे हैं उसमें दोस्तों ये कोई हलचल ना करे। बात समझ में आ गई? तो भैया इसको डीएक्टिवेट कर दिया, ये काम करना बंद कर देगी। अब हम आसानी से रक्त का थक्का जमा सकते हैं। पहली प्रोसेस आपको याद हुई। अब अगली बात करते हैं दोस्तों। मैंने ये कहा कि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये एक बहुलक इकाई है। बहुलक होता क्या है एक्चुअली में वो समझिए। जब दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ जाती है तो साथियों बहुलक का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहां पर फाइब्रिन की छोटी छोटी इकाइयां जुड़ जाएगी और दोस्तों किसका निर्माण करेगी? इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करेगी। फाइब्रिनोजन प्रोटीन दोस्तों यहाँ पर बहुलक है और दोस्तों एकलक इकाई क्या है? यहाँ पर फाइब्रिन है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए ये थ्रोम्बिन का अगला कार्य क्या है साथियों? थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ जुड़कर इसे फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा दोस्तों? इसकी एकलक इकाई यानी कि फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में थ्रोम्बिन और विटामिन के सहायक होता है। साथ ही साथ में दोस्तों जो फैक्टर 7 और साथियों जो फैक्टर 9 है ये भी सहायक होते हैं साथियों इस प्रोसेस में। अब बात करते हैं फाइब्रिन क्या है। तो दोस्तों फाइब्रिन एक प्रोटीन की धागे नुमा संरचना है। बात क्लियर है? जिस तरीके से दोस्तों धागे में मोती के मणिये पुराए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये जो धागे हैं, ये धागों में जो ब्लड के जो कंपाउंड्स है उनको साथियों ये क्या करेगा? इस धागों में जोड़ लेगा, जिससे क्या होगा? ब्लड के जो कंपाउंड्स है दोस्तों, ब्लड के जो यौगिक है वो दोस्तों आगे नहीं जा पाएंगे, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा साथियों? आपका जो ब्लड है वो बहने से रुक जाएगा। तो भैया कुछ इस प्रकार से आपके ब्लड का थक्का जमता है। आशा करता हूं 2 बार बता दिया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। देखिए भैया क्लॉटिंग फैक्टर
इन क्लोटिंग फैक्टर को साथियों क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। यह साथियों रक्त का थक्का जमाने वाले कारक भी कहा जाता है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं है? मैंने ये कहा साथियों कि जो क्लोटिंग फैक्टर है उन्हें क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है और रक्त का थक्का जमाने वाले कारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले दोस्तों जो क्लोटिंग फैक्टर है इनकी खोज दोस्तों कब हुई थी? क्रिसमस डे के दिन हुई थी। क्रिसमस डे के दिन हुई थी। और दोस्तों क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो भैया मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो क्लोटिंग फैक्टर है उनकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 25 दिसंबर को हुई थी, अर्थात क्रिसमस डे के दिन हुई थी। इस कारण दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर को, ये जो क्लोटिंग फैक्टर है इन्हें क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये किस में सहायक होते हैं? ये ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं। इस कारण दोस्तों इसे हम रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कहते हैं। क्या दोस्तों सबसे पहले ये बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं है? अगर आ गई हो तो ये बताओ। साथियों नोट लगाकर एक बात लिख लेना, ये जो कारक है ये साथियों में जन्म के साथ मिलते हैं। जन्म के साथ मिलते हैं। अब भैया वो कारक कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, एक है कारक 7 और एक है भैया कारक 9। ये दो कारक है साथियों। आशा करता हूं इनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ये कहा कि क्लोटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर या रक्त का थक्का जमाने वाले कारक भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया क्रिसमस फैक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनकी खोज क्रिसमस डे अर्थात 25 दिसंबर को हुई थी, इस कारण इसे क्रिसमस फैक्टर कहा गया है। दूसरी बात, ये रक्त का थक्का जमाने वाले कारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो कारक है कारक 7 और कारक 9, फैक्टर 7 और फैक्टर 9 साथियों ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। यानी कि भैया ब्लड क्लोटिंग में ये भैया हेल्प करते हैं। बात आपको समझ में आ गई? साथियों अगर इन क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो गई, कमी से दोस्तों एक रोग होता है हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है साथियों? हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग होता है। दोस्तों इस हीमोफीलिया के बारे में बताऊं तो साथियों ये एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज का मतलब यह है साथियों कि भैया ये एक आनुवांशिक रोग है। और साथियों आनुवांशिक रोग वह रोग होते हैं साथियों जो हमें जन्म के साथ मिले, दोस्तों ये जो रोग होते हैं ये भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ इन्हें दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है इन रोगों को। यह बात आपको समझ में आई? दोस्तों ये बीमारी कब होती है? जब आप मां के पेट में रहते हो तब दोस्तों किसी गुणसूत्र या जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी गुणसूत्र या फिर जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो साथियों आपको यह बीमारी होगी। गुणसूत्र या जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो भैया आपको यह बीमारी होगी। इस बीमारी में क्या होता है साथियों? फैक्टर 7 और जो फैक्टर 9 है ये भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं होते। यानी कि आपके शरीर में साथियों फैक्टर 7 और फैक्टर 9 नहीं बनेगा, जिससे दोस्तों आपका जो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं होगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो दोस्तों फाइनली आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बताओ आपको कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बात और महत्वपूर्ण है साथियों इस रोग से, इस रोग को साथियों रॉयल डिसीज कहा जाता है, यानी कि शाही रोग कहा जाता है। रॉयल डिसीज, शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी सबसे पहले ये उसके खानदान में हुआ था।
इस कारण दोस्तों इस रोग को क्या कहा गया है, रॉयल डिसीज या शाही रोग कहा गया है। इस बीमारी में होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर किसी को चोट लग गई तो दोस्तों लगातार उसके शरीर से रक्त बहता रहता है, जल्दी से साथियों उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। आप ये बताओ, आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं साथियों। क्लॉटिंग फैक्टर, इस क्लॉटिंग फैक्टर को साथियों क्रिसमस फैक्टर या फिर रक्त का थक्का जमाने वाले कारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? जो क्लॉटिंग फैक्टर है इनकी खोज हुई थी साथियों क्रिसमस डे के दिन, अर्थात 25 दिसंबर के दिन। इस कारण साथियों क्लॉटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी कहा गया है। बात क्लियर है? दूसरी बात, रक्त का थक्का जमाने वाला कारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, ये दोस्तों में जन्म के साथ मिलते हैं भैया ये कारक। कारक कौन कौन से हैं? एक तो है कारक 7 यानी कि फैक्टर 7 और एक है फैक्टर 9 यानी कि कारक 9। इन कारकों का कार्य क्या है? ये दोस्तों ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अगर दोस्तों इन कारक की कमी हो गई तो भैया आपको एक रोग होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया साथियों एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि ऐसा रोग है जो भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। दोस्तों इन रोगों का, यानी कि जो जेनेटिक डिसीज है, उन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, उन्हें सिर्फ दवाइयां देकर कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों ये रोग आपको तब होते हैं जब आप माँ के पेट में रहते हो। तब दोस्तों किसी गुणसूत्र या जीन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो भैया उस समय आपको ये बीमारी होएगी, जितनी भी जेनेटिक डिसीज है। दोस्तों हीमोफीलिया रोग को रॉयल डिसीज या शाही रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के खानदान में हुई थी। ये बात आपको समझ में आ गई? इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस रोग में होता है क्या है साथियों, फैक्टर 7 और फैक्टर 9 बनता नहीं है दोस्तों। जिससे क्या होगा, जिससे दोस्तों आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो भैया ये बीमारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो क्लॉटिंग फैक्टर है दोस्तों, जो क्रिसमस फैक्टर है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है, ये कहानी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। बात सही है? अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं भैया कि भैया प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है। प्लेटलेट्स की अगर कमी हो गई तो भैया कौन सा रोग होगा? अरे भैया रोग क्या, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ये नहीं होगी, ये भैया नहीं होगी। अगर होगी भी तो भैया बहुत देर बाद में होगी। दोस्तों जो ब्लड क्लॉटिंग में जो टाइम लगता है, ब्लड क्लॉटिंग में जो टाइम लगता है साथियों, वो भैया कम से कम 3 से 4 मिनट में साथियों ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और अधिक से अधिक साथियों 15 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो भैया अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो भैया ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। दोस्तों इसका टाइमिंग क्या है? तो कम से कम 3 से 4 मिनट लेता है और अधिक से अधिक साथियों 15 मिनट लेता है। बात सही है? अब बात करते हैं साथियों कि प्लेटलेट्स की अधिकता से कौन सा रोग होगा? तो साथियों जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हो जाएगा, वो भैया अधिक होगा। ब्लड क्लॉटिंग है वो साथियों अधिक होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है साथियों थ्रोम्बोसिस। तो भैया छोटी सी बात थी, प्लेटलेट्स की कमी से आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और इसकी अधिकता से ब्लड क्लॉटिंग बहुत अधिक होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो कम से कम 3 से 4 मिनट है और अधिक से अधिक साथियों 15 मिनट है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूं, आपको उनका आंसर देना है। ऐसा विटामिन कौन सा है जो साथियों रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है?
तो साथियों विटामिन के है। बात समझ में आ गई। ऐसी प्रोटीन कौन सी है साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो भैया प्लाज्मा में 4 ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ऐसा पोषक तत्व कौन सा है साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो भैया कैल्शियम है। बात समझ में आ गई। ऐसी रक्त कणिका कौन सी है साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो वो है भैया प्लेटलेट्स। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है साथियों कि ऐसी प्रोटीन कौन सी है जो रक्त का थक्का जमने से रोकती है? तो भैया वो है हिपेरिन। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब थोड़ी बहुत जानकारी हम ब्लड बैंक के बारे में ले लेते हैं। ब्लड बैंक साथियों, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो भैया कहां पर जाते हो? ब्लड बैंक में जाते हो। तो क्या आपने सुना है या कभी सोचा है कि भैया हमारे ब्लड को कितने तापमान पर रखा जाता है ताकि हमारा ब्लड खराब ना हो? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर दोस्तों 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारे ब्लड को रखा जाता है, जिससे कि दोस्तों हमारा ब्लड खराब ना हो। साथियों कम से कम ब्लड बैंक में हमारे ब्लड को 21 दिन तक रखा जा सकता है और अधिक से अधिक साथियों 35 से 41 या फिर 41 दिन तक दोस्तों स्टोर करके रखा जा सकता है। 41 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। मैंने आपसे ये कहा कि भैया ब्लड बैंक में हमारे ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर दोस्तों 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारे ब्लड को रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। कम से कम साथियों 21 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है और अधिक से अधिक साथियों 35 से 41 दिन तक यानी कि 40 दिन के आसपास तक हमारे ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। साथियों आप 1 यूनिट ब्लड देते हो तो भैया 1 यूनिट ब्लड में होता है 350 ml, यानी कि जब आप 1 यूनिट ब्लड देते हो तो साथियों आप कितना ml ब्लड देते हो? तो भैया 350 ml आप ब्लड देते हो। दोस्तों आपके शरीर का जो ब्लड है उस ब्लड का आप अधिकतम साथियों 10% डोनेट कर सकते हो। कितना डोनेट कर सकते हो भैया? आप 10% डोनेट कर सकते हो। क्या साथियों आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले ये बताओ। मैंने ये कहा कि ब्लड बैंक में आप ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हो, जिससे आपका ब्लड खराब ना हो। कम से कम इसे 21 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है ब्लड बैंक में और अधिक से अधिक यानी कि 40 दिन के आसपास दोस्तों आपके ब्लड को स्टोर करके रखा जा सकता है। बात क्लियर है। मैंने कहा कि जब आप 1 यूनिट ब्लड देते हो तो 1 यूनिट में होता है साथियों 350 ml ब्लड। ये जानकारी आपके लाइफ में काम आएगी, आपके जीवन में काम आएगी। दोस्तों ब्लड का आप अधिकतम 10% ब्लड डोनेट कर सकते हो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। साथियों कभी आपने सोचा है कि भैया ब्लड बैंक में हम जो ब्लड डोनेट करते हैं उस ब्लड में ऐसा क्या मिलाया जाता है ताकि उसको जमने से रोका जा सकता है? जैसे कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको जमने से रोकने के लिए दोस्तों कौन सहायक होता है? हिपेरिन सहायक होता है। तो दोस्तों जब आप ब्लड देते हो यानी कि 1 यूनिट मान लीजिए आपने किसी को ब्लड दिया तो भैया 350 ml ब्लड देते हो तो भैया उसको जमने से रोकने के लिए उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है ताकि वो जमता नहीं है? तो भैया आपके ब्लड में क्या मिलाया जाता है? तो भैया एक केमिकल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एक केमिकल मिलाया जाता है
जो पाउच होता है जिसमें आप ब्लड देते हो ना साथियों, वो एक यूनिट का होता है। कहने का मतलब उसमें 350 ml आप ब्लड डोनेट करते हो, उसमें साथियों कुछ केमिकल पहले से ही ऑलरेडी डाल दिया जाता है। वो केमिकल होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम सिट्रेट, और एक होता है साथियों सोडियम ऑक्जिलेट। ये दोनों क्या करते हैं साथियों, ये दोनों भैया उस ब्लड को जमने से रोकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर है। बात आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब आप भैया ब्लड डोनेट करते हो तो भैया उस ब्लड को आपके शरीर से बाहर जमने से रोकने के लिए कैल्शियम सिट्रेट और दोस्तों सोडियम ऑक्जिलेट एक केमिकल होता है, ये डाला जाता है, जिससे भैया क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो भैया जमता नहीं है, यानी कि उसका क्लॉट होता नहीं है। बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों आपका जो प्लेटलेट्स है वो भैया खत्म हो गया है। भैया कल हम पढ़ने वाले हैं क्या, कल हम पढ़ने वाले हैं भैया ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी कि रक्त समूह के बारे में। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।